नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आपको आजमगढ़ के कंदरापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश युवा अध्यक्ष नूरुल हुदा के नेतृत्व में कंदरापुर व खैरुद्दीनपुर के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर बरसात का पानी निकासी के लिए एवं अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा हटवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर नूरुल हुदा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश पर वे सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। बरसात की पानी से कंदरापुर व खैरुद्दीनपुर में जल जमाव से किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है। लोगों को पैदल आना जाना दूभर हो गया है। कुछ कच्चा मकान गिरने की संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे में नूरुल हुदा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब पानी निकासी की व्यवस्था किया जाए एवं पोखरी व भीटा समेत सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाया जाए। खैरुद्दीन प्रधानपति जनार्दन कुमार ने कहा कि खैरुद्दीनपुर में बरसात का पानी से जनता आए दिन जूझ रही है। छात्रों का पठन पाठन में दुश्वारियां हो रही हैं। अनिल कुमार महाप्रधान जोलापुर ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो वहीं कंदरापुर प्रधान जोलापुर ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कंदरापुर प्रधान रामचंद्र उर्फ रामा ने कहा कि हमारे गांव में जब भी तेज बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है। पानी की निकासी न होने के कारण हमेशा जलमग्न रहता है, जिससे ग्रामवासियों को सदैव दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी पुलिया की मांग की गई थी, पर आज तक मांग पूरी नहीं की। ग्राम सभा की जो पोखरी की जमीन को पाट दिया गया है और सरकारी जमीनों पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। उन्होंने मांग किया कि पानी निकासी का विलंब व्यवस्था किया जाए। इसमें मुख्य रूप से विंदेश्वरी, अशोक, सद्दाम, सर्वजीत, मुस्लिम, सुलग्न, सीताराम मौर्य, मुअज्जम आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी का आजमगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के बैठौली बाईपास के पास मोहम्मद अख्तर के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ माल्यार्पण का जोरदार स्वागत किया गया था। इस मौके पर काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में मोहम्मद अख्तर ने कहा कि इस्माइल फारूकी को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हम सभी में खुशी का माहौल है और आने वाले 2022 में हम सभी मिलकर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे। आगे क्या कुछ कहा मोहम्मद अख्तर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर, भारतीय जनता पार्टी से हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष। माननीय क्या कहें इस्माइल फारूकी जी का वो आज स्वागत समारोह है। आज उसी नेतृत्व में हम सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज अच्छा चुनाव आ गया, किस तरह से मुस्लिम भी भागीदारी बनेगी सरकार में और आगे बढ़ेगी? क्या मुस्लिम भागीदारी बहुत अच्छी हो रही है और क्या हमारा उम्मीद, हमारा लक्ष्य है कि क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आए 22 में सरकार बनाएगी। आज इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत उल्लास का दिन आज है। ये खबर आपको यूपी के बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा भी सम्मिलित हुए। मंत्री के मंच पर आते ही भाजपाइयों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मंच पर मौजूद गैसड़ी के भाजपा विधायक शैलेश कुमार सिंह ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रबुद्धजनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मोदी योगी का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्य विदेशों में सराहा जा रहा है। जिस तेजी के साथ कोरोना काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महामारी पर नियंत्रण पाया, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी सुरक्षित और खुशहाल हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने मदरसों में एनसीईआरटी जैसे पाठ्यक्रम शामिल करके मुस्लिम के हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का काम किया, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के लोग दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक और टेक्निकल शिक्षा भी प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकेंगे। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे यह पूछा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान कानून को
लोग विरोध कर रहे हैं और महापंचायत करके उसे काला कानून बता रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार किसानों से बात न करके बल्कि जबरन उनके ऊपर इस कानून को थोप रही है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह किसान नहीं है, उन्हें पूरा देश जानता है, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें देश हित में कार्य कर रही हैं। यहाँ तो जनता हमारी तय करती है, ये सर्वोपरि है। और हमारे जो किसान भाई हैं वो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में संपन्न हो रहे हैं, उनकी आय दुगनी हो रही है, उनको सहायता राशि भी तेजी के साथ में 3 किस्तें दी जा चुकी हैं और आप देख रहे हैं लगातार उनका सम्मान बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 1,40,000 करोड़ रुपए के उनके गन्ना भुगतान किए। हमने कोरोना काल में सारी मिलों को चलाया, गन्ना मिलें हमारी बंद नहीं हुई एक भी, हमने सारी मिलों को चलाने का काम किया। फिर किसान सहायता राशि के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो बीमा है, उनका किसान बीमा योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ सीधा किसान भाइयों को पहुंचाया है और किसान भाइयों के साथ खड़ी सरकार है हमारी। और ये जो चंद लोग हैं ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इनको आप पूर्व में भी जानते हैं कि ये कहां से इनका बैकग्राउंड है, कहां से आते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आम किसान भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार से पूरी तरीके से सहमत है। ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सामान्य विचारधारा के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये गठबंधन 320 सीटों पर लड़ेगा। भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमान का एक वोट एक तरफ और लाने की जरूरत है तथा ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समाज भाजपा सरकार से परेशान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी डॉक्टर ने निशाना साधते हुए कहा कि योगी गोली मारने की धमकी देते हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी भी कहा। हर वो व्यक्ति जो लोगों को मारने की धमकी देता है वो व्यक्ति आतंकवादी ही है। भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है। डॉक्टर अयूब बेईमानों और जातिवादियों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बेईमानों और जातिवादियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने, आयोग को सुनाते हैं। उनके दिमाग में ये बात बस गई है कि ये वोट जाएगा कहां। तो हम आपको ये आपके जरिए ये बताने आए हैं कि अगर दलितों के नाम पर 10% वोट रखने वाले सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विकल्प क्यों नहीं बन सकते। आज हम लोगों का ये गठबंधन उन तमाम पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा जिन्होंने अब तक जन विरोधी काम के अलावा कोई काम नहीं किया। रोजगार आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपसे छुपा नहीं है। जो बोल रहा है उसको चुप करा दिया जाता है। ऐसी सूरत में हम दोनों का एक स्वाभाविक हम साथ आए हैं। जनहित में हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि दुआ के साथ ऊपर वाला हमें शक्ति दे कि हम इस प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बना सकें। शुक्रिया। खबर आपको यूपी के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाकर रेहान ने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि मन में लगन हो, निष्ठा हो, कुछ भी कर गुजरने की तो कोई रोक नहीं सकता। इस सोच और लगन को लेकर जनपद के सिंदूरिया स्थित आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के 9वीं क्लास के 14 वर्षीय रेहान पुत्र चुन्ना निवासी सिंदूरिया ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का निर्माण किया है जो बैटरी से चलती है। रेहान ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने में मात्र 10,000 का खर्च आया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 में इंस्पायर अवार्ड योजना में चयनित हुए थे, जिसमें
उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार मिला था, जिसके खर्चे से यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का निर्माण किया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। रेहान ने यह सब का श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के अध्यापक गोपाल शर्मा व प्रधानाचार्य यंत्री प्रसाद को दिया है। क्या कुछ कहा रेहान और उसके प्रधानाचार्य ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम रेहान अली है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं पढ़ने वाला हूँ। और मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को मैंने बनाया है और मैंने अपने माता पिता और गुरु के सहायता से ही मैंने जो है इतना बड़ा काम किया हूँ और आगे चाहता हूँ कि इसे भी और यानी आविष्कार करता हूँ और उसमें कुछ और नया कुछ करके दिखाऊँ। हमें बहुत खुशी है, अपार खुश हैं हम, और इसके साथ ही हमारे स्टाफ के लोग भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी सुने हैं वो भी बहुत खुश हैं। बोलिए। यह चाह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक जो साइकिल बनाए हैं, हम इनके अंदर और उत्साह भरेंगे कि इसमें डायनो लगा करके यह रास्ते में ही गाड़ी चले और चार्ज होता रहे, ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। कौन सी कक्षा का छात्र है अभी? कक्षा 10 के। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जेजे एक्ट संबंधित बैठक की गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वयक बैठक एवं जेजे एक्ट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण अधिकारी राजेश कुमार, प्रोबेशन सदस्य राहुल सिंह, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रवि प्रताप सिंह, बाल कल्याण समिति के सदस्य जेपी यादव, एसीएमओ डॉक्टर AK चौधरी, चाइल्ड लाइन 1098 के अध्यक्ष प्रतीक्षा राय, सदस्य रजत दुबे, आली सेवा संस्था की सदस्य सोनी, महिला कल्याण विभाग की अध्यक्ष सरिता पाल, सदस्य ममता यादव, प्रीति उपाध्याय, रोजा संस्था से हरिकेश विश्वकर्मा, जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की विस्तृत चर्चा के साथ साथ जिसमें सभी जिला अधिकारियों एवं संस्थाओं के सदस्यों द्वारा जेजे एक्ट किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जेजे एक्ट का पालन करने हेतु जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आशिम आजमी के उस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गई, लेकिन उसकी ये अड़चन नहीं गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, शायद अबू आशिम आजमी को यह पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, सपा के उतने कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं हैं। कार्यकर्ता की बात करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस की पूरे विश्व में एक पहचान है। कांग्रेस ने सभी जाति धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस जातिवादी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सत्ता के लिए अपने उसूलों सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब भी आम जन के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही है और सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। कोरोना काल में जब कांग्रेसी अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की सहायता कर रहे थे, तो सपा के लोग बीजेपी सरकार के डर से कभी सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। अबू आशिम आजमी का आजमगढ़ गृह जनपद है। जब आजमगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हुआ, कितनी बार उन्होंने आजमगढ़ जनपद के लोगों का दुख दर्द जाना। इसे जनता को बताना चाहिए था। कांग्रेस एक विचारधारा है, विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती। आज़ादी की इस लड़ाई से लेकर आज तक का कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने देश के लिए शहादत दी है। सपा बताए कि देश के लिए सपा ने कितने नेताओं की शहादत दी है। अबू आशिम आजमी को कांग्रेस के इतिहास की शायद जानकारी नहीं है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों में सपा, बसपा, भाजपा ने पूरी यूपी को बदहाल कर दिया है। अब इस जनता इन सभी अवसरवादी राजनैतिक दलों को नकार रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बौखलाए सपा, बसपा, भाजपा के लोग उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं।
सोचतों पीड़ितों दलितों की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों पर जब अत्याचार हुआ कांग्रेस सड़कों पर खड़ी रही। बीजेपी सरकार के डर से सपा का कहीं अता पता नहीं था। यह लोग आज बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। सपा बसपा भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में यह लोग कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है और सपा आजमगढ़ जनपद में धरातल पर कुछ नहीं। अबू आसिम आजमी जी का आजमगढ़ गृह जनपद है। मुसलमानों पर कई बार अत्याचार हुए, कितनी बार मुसलमानों की सूद उन्होंने लिया, इसको उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से सांसद हैं। जब आजमगढ़ के लोग पीड़ित थे, उनके साथ अत्याचार हुआ, कितनी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद आजमगढ़ में आए। इस पर भी अबू आसिम आजमी जी को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन इस पर मौन है। कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार से ये सारी पार्टियां बौखला चुकी हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस आजमगढ़ जिले का महिला जिला चिकित्सालय एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। ऑपरेशन के बाद जच्चा की मौत हो जाने पर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब मरीज की तबीयत खराब होने लगी तो अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं था। आरोप तो यह भी है कि ऑक्सीजन समाप्त होने के चलते मौत हुई है। वहीं पीड़ित परिजनों ने महिला चिकित्सालय के चिकित्सक पर 4,000 रुपये लेकर ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद कटई गाँव निवासी प्रसूता उर्मिला चौहान को परिजनों ने जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और जांच के बाद चिकित्सक रश्मि सिंह ने परिजनों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की गई। परिजनों ने इंतजाम कर 4,000 रुपये दिए और दोपहर करीब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद जच्चा की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान वहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है। वहीं परिजनों के आरोप को महिला अस्पताल की सीएमएस ने खारिज कर दिया और उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, बल्कि जैसे ही जानकारी मिली स्टाफ ने जो भी हो सका वह सब कुछ किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई है। ऑक्सीजन से महिला की मौत नहीं हुई है। उन्होंने चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन के लिए दिए गए 4,000 रुपये के बारे में कहा कि अगर इसकी शिकायत आती है तो वे जांच करेंगी। इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गई। 1:50 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। तो कैसे क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था। कोई एक आध स्टाफ आए हैं जो वहाँ पे आए हैं तो ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन भी तुरंत ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। क्या पैसा वैसा भी मांग? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये मांग रही थी। हम लोगों के पास 4,000 रुपये था तो 4,000 रुपये हमने दिया। पेशेंट का ऑपरेशन दोपहर में हुआ था 2 बजे के आसपास। 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5 बजे 5:30 बजे जब उसने कंप्लेंट किया तो उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी, तो जो हमारी एमओ ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की उसको, और जो ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि मेरी पेशेंट ब्लीड होती थी, उसको ब्लीडिंग हुई थी, पोस्ट ऑप एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज गई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो उसने समय गंवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया। और फाइनली जब वो जाने के लिए मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद जब नीचे जब तक लाए वो लोग, तो उसी बीच में उसको बैठ आरोप लग रहा था मरीजों का कि पैसे की डिमांड की गई थी। 5,000 मांगा गया था, 4,000 मैंने दिया, उसके बाद भी अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी।
ऑक्सीजन की दिक्कत है, समस्या थी? ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे हैं नहीं जब मरीज को जब शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं, ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है, तो वो उस तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल के ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव में शहीद मेले का आयोजन किया गया है। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शहीद स्मृति पर दीप प्रज्वलित कर फूल माला अर्पित किया। शहीदों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए नायब तहसीलदार ने बताया कि आज़ादी की परिकल्पना शहीदों के बिना पूरी नहीं हो सकती है और मेले में क्षेत्र के आसपास के गाँवों के लोग सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष 20 सितंबर को शहीदों की स्मृतियों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मेले का आयोजन किया जाता है और शहीदों की पीढ़ी के युवा शरद सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, राहुल सिंह, रानू सिंह, सोमू सिंह सहित अनेक लोगों ने शहीदों की याद में बने शिलापट पर पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया। बता दें कि भीलमपुर छपरा गांव के 6 वीर सपूतों हरनाम सिंह, हरपाल सिंह, हरदत्त सिंह, सिलवंत सिंह, भोला सिंह, मर्दन सिंह की शहादत पर नई पीढ़ी को उनकी वीर गाथाओं का स्मरण कराया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से शहीदों की याद को ताज़ा रखने के लिए बने शिलापट का 4 जून 1973 को जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा भक्त सिंह ने अनावरण किया था और उसी समय से लेकर आज तक अविरत रूप से प्रतिवर्ष 20 सितंबर के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। क्रांतिकारियों की इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शरद सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, राहुल सिंह, रानू सिंह, सोनू सिंह, वीरेंद्र सिंह सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। जैसा कि हमारे यहाँ ये भीलमपुर छपरा के जो लोग हमारे स्वतंत्र सेनानी माननीय हरपाल सिंह जी, हरदत्त सिंह जी और सिलवंत सिंह जी, और ये जितना भी भीलमपुर छपरा का योगदान 1857 जो कि हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, स्वतंत्र स्वतंत्रता संग्राम की वो उद्घोष कर 1857 की क्रांति का जितना महत्व हमारे इतिहास में है उसको आज किसी भी दृष्टि से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता शब्द की व्यापकता जो कि उसी समय आपका फ्रांस में भी हुई, उसके बाद याद है 1889 में स्वतंत्रता समानता न्याय के लिए क्रांति फ्रांस की व्यापक हुई, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल फूंका गया उसमें इन अमर शहीदों का जो योगदान रहा वो अक्षरपूर्ण, क्योंकि उस समय देश के नाम पर मतलब एक देश को जो कि अंग्रेजों ने कहा कि भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र भारत नाम नहीं था, लेकिन एक स्वतंत्रता के नाम पर इन लोगों ने जो योगदान दिया ये उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय था। क्यों? क्योंकि उस समय देश की बात करना एक तरीके से ये लगता था कि अरे कौन सा देश, जिसको अंग्रेज इतिहासकार भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहते थे, लेकिन इन लोगों ने उस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया 1857 में। और इस भीलमपुर छपरा जैसा कि आप देखते हैं कि भीलमपुर छपरा की ज़मीन कितनी उपजाऊ है, यहाँ से हजारों अधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं इस क्षेत्र से, ये एक उर्वर भूमि मानी जाती है किसी भी बौद्धिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से, और उसमें हम ये कहेंगे कि ये भीलमपुर छपरा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे लोग, इन लोगों का अभूतपूर्व योगदान है जो कि किसी भी दशा में भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारी सरकार, हमारी जो इस समय एक 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक जो एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत जो छोटे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे भगत सिंह जी का नाम सभी लोग याद करेंगे, लेकिन हमारे सिलवंत सिंह जी का नाम कोई लड़का नहीं बताएगा, लेकिन क्या सिलवंत सिंह जी का भी तो योगदान उतना ये स्वतंत्रता। तो जो छोटे छोटे हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे, जैसे आपके यहाँ ये सिलवंत सिंह जी और ये भीलमपुर छपरा के जितने भी अमीर शहीद हैं, इसीलिए सरकार की ये योजना चल रही है कि 2023 तक, जब तक ये चौरी चौरा कांड के जो महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग 75वीं साल आज़ादी के 75वें साल पर जो मनाया जा रहा है, उसमें इन छोटे छोटे जो भी जगह पे लोगों का योगदान रहा, उनका एक व्यापक पैमाने पर हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनको। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह की अध्यक्षता में विकासखंड पल्ली के ग्राम इकरामपुर में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रबी सीजन में बीज वितरण एवं बीजों में 50% की छूट के विषय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना KCC आदि के विषय में किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को यंत्र, सोलर पंप योजना आज के विषय में भी जागरूक किया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के 22 विकासखंड में जिप्सम की आपूर्ति हो चुकी है। जिन किसान भाइयों को जिप्सम की आवश्यकता है वह किसान भाई जिप्सम पूरे दाम पर खरीद सकता है। किसान भाई को 1 हेक्टेयर के लिए 12 बोरी दिया जाता है। किसान भाई जिप्सम खरीद कर 75% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग तिलहनी फसलें जैसे सरसों आदि, दलहनी फसलें जैसे मटर आदि, आलू की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग करने से फसलों की बढ़वार एवं पैदावार बहुत अच्छी होती है। साथ ही किसानों को फसल बीमा ऐप डाउनलोड करने की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि रबी सीजन में कृषकों को गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि का बीज जनपद के प्रत्येक विकासखंड में स्थित बीज गोदाम से प्राप्त कराया जाएगा। कृषक सरकारी बीज गोदाम से बीज पूरे दाम पर खरीदकर 50% की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं जनपद के प्रत्येक विकासखंड में स्थित बीज गोदाम पर रबी सीजन के लिए 20 अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये खबर आपको आजमगढ़ के जीएनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के कारण बंद चल रहे महिला पीजी कॉलेज 5 माह बाद खुल गए हैं। छात्राओं की उपस्थिति से वीरान पड़े महिला कॉलेजों में रौनक आ गई है। निर्धारित मानक का अनुपालन करने के बाद छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश मिला है। काफ़ी समय बाद मिले कॉलेज की छात्राओं ने एक दूसरे का हाल चाल जाना और घंटी बजते ही क्लास की तरफ दौड़ पड़े। छात्राओं को क्लास देख शिक्षक भी खुश हो उठे। अभिभावक के सहमति पत्र के बाद ही छात्राओं को भी महिला पीजी कॉलेज में प्रवेश मिला है। आपको बता दें कि सगड़ी तहसील के अंतर्गत फूलचंद महिला पीजी कॉलेज के गेट पर निर्धारित समय से पहले ही छात्राएं पहुंचने लगे। मुख्य द्वार पर शिक्षक मौजूद रहे। छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जैसे ही घंटी बजी कि छात्राएं क्लास की तरफ दौड़ पड़े। सभी छात्र छात्राएं मास्क लगाए हुए थे। प्रबंधक शिव कुमार यादव ने बताया कि कॉलेज परिसर को सैनिटाइज किया गया है। अभिभावक का सहमति पत्र मिलने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा कॉलेज की छात्रा और अनिल कुमार यादव अध्यापक ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? संध्या प्रवती। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए सेकेंड ईयर। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, बहुत दिन स्कूल के हो गए। क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी सर, हाँ, यहाँ पे सब कुछ सैनिटाइज़र फिर मास्क सब कुछ कॉलेज में लाने के लिए अवेलेबल कहा गया है और सभी लोगों को सारे कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है। किस तरह से पालन किया जाए? सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जा रही है सब कॉलेज में? हाँ, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सभी लोग कॉलेज में आने के बाद सैनिटाइज़र कर रहे हैं। फिर क्लास में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बैठ रहे हैं। अच्छा, अनिल कुमार यादव, स्कूल फूलचंद ग्रामीण में पीजी कॉलेज नारायण। आपके स्कूल में इतने लोग आज स्कूल खुला है, आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी, किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर बच्चों को लगाया जा रहा है, मास्क देखा जा रहा है और काफ़ी दिनों के बाद खुलने की वजह से बच्चियां जो है थोड़ा काफ़ी पहले से कम आ रही हैं। जी, अच्छा, और छात्र और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम जो बच्चियां काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुलने की वजह से तो उनके जो है विषय जो भी है काफ़ी हो गया है। क्लासेज वो जो ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो कम से कम ये जो है कोरोना काल में जो है कम से कम दूरियां बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासेज करें। ये खबर आपको आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर भीखमपुर गांव निवासी सुनीता देवी पत्नी अनिल राम ने पिछले सप्ताह 3 सितंबर को अपनी बेटी मनीषा को लेकर मेहनगर थाना के गोपालपुर स्थित शुभम अस्पताल पर गई थी। अस्पताल पर तैनात डॉक्टर संजय गौतम मेहनगर थाना के सिंहपुर के निवासी, उन्होंने मनीषा को चेकअप करके कहा कि इसका बच्चा टेढ़ा हो गया है, इसे ऑपरेशन कर सही करना होगा। पीड़िता डॉक्टर के बहकावे में आकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई, जिसका खर्च डॉक्टर ने 30,000 रुपये बताया था। पीड़िता की सहमति लेने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, जिससे जच्चा बच्चा की हालत खराब होने पर वाराणसी ले जाने की सलाह दिया। डॉक्टर सलाह पर पीड़िता वाराणसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने देखते ही कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से इसकी जान गई है। पीड़िता ने इसकी जानकारी आसानी पुलिस को दिया। कार्रवाई न होने पर पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता की मांग है कि झोला छाप डॉक्टर के डिग्री की जांच हो तथा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या हुआ था?
ऑपरेशन नहीं किया, सांस का किया, करोगे तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। डॉक्टर बोले? हाँ। फिर अपना ही पट्टी लेके जाओ, हमारी दूसरी कैसे आएगी, दूसरी दिलानी होएगा तो जो हमारी पट्टी होगा तो बोला कि यहाँ से बनारस लेके जाओ, काम पैसा जमा करो ऑपरेशन करने को भी। जब बोला कि मैंने पैसा नहीं मांग रहा तो मैंने अपने केस दायर करो। क्या नाम है आपका? सर आशीष कुमार। क्या हुआ था आपके साथ? सर हमारी बहन का डिलीवरी होने वाला था सर जी। लेकिन सर चेकअप कराने के लिए बोलने के अभी 10 दिन का टाइम और बोतल चढ़ा देता हूँ, सही मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी का कमी शरीर के अंदर। हम लोग बोले सर चढ़ा दीजिए। सर पहले से उनके यहाँ इलाज चल रहा था हमारे सिस्टर का। इसके बाद जब सर गए वहाँ पे 2 दिन के मतलब बोतल चढ़ाए सर, कल गए बोल रहे हैं सर कि एडमिट करना पड़ेगा। सर एडमिट हम लोग कर ले सर, मतलब बोल रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और सर हमारी माँ से बोलेंगे करवा लेते हैं, हम बोले सर कर लीजिए। और करने के बाद बोले सर कि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत हो गया, ऑपरेशन किए तो बोले कि बच्चा एक्सपायर हो गया 2 दिन पहले थे, 2 दिन पहले ही वो चेकअप किए थे। बोले कि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है, तो ये मतलब अभी 10 दिन का टाइम है। इसके बाद बोले सर कि जब ऑपरेशन करते तो बोले कि ब्लड वाइट खून और खून चढ़ाना पड़ेगा। कल आजमगढ़ से लाके खून चढ़ाएँ, फिर बोले कि वाइट खून की कमी है तो हमारे यहाँ नहीं है, बच्चा जब एक्सपायर हो गया उसके बाद जब ज़्यादा सीरियस होगी तबीयत तो बोलेंगे बनारस भेजना पड़ेगा। सर वहाँ सर एम्बुलेंस बुलाएं, एम्बुलेंस का पैसा सर हम ही लोग दिए हैं, जो यहाँ पैसा लगा सर एम्बुलेंस अपने पैसे मतलब वो मंगाए, पैसा हम लोग दिए, गए बनारस। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इस्माइल फारूकी का नेहरू हाल में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा नसरुद्दीन अंसारी ने कहा कि आजमगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चे का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक बंधु उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदाय के जो कार्य किया है वह आज तक किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील की कि वे भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर 2022 में आदरणीय योगी की सरकार बनाने में अपना सहयोग करें, ताकि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य किया जा सके। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि पहले यह धारणा थी कि अल्पसंख्यक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या कम रहती थी, लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का विश्वास बढ़ा है। आज हम जिससे ऐसे मोहल्ले में जाते हैं जहां अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की भूत संरचना में अल्पसंख्यक बंधुओं का भरपूर योगदान रहता है। आज पार्टी को लेकर उनके बीच बहुत ही उत्साह है, जिसका परिणाम हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को खुद को अलग समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी एक है, हमारी नदियां एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हम सभी भारत माँ की संतान हैं और देश के विकास में हम सबका योगदान है। क्या कुछ कहा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इस्माइल फारूकी ने, आपको सुनवाते हैं। ये क्या नाम है? मैं इस्माइल फारूकी जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आजमगढ़। अच्छा, आज आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक का, तो क्या उद्देश्य रहेगा और क्या आज आपका स्वागत किया जाएगा? मुझको पार्टी ने जो विश्वास करके आजमगढ़ जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है, 2022 के चुनाव में मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करना और अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के उनको न्याय दिलवाना, उनकी बातों तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। आज कैसा लग रहा है? आज आपको बनाया, आज मुझको इस कार्यक्रम में स्वागत समारोह में देख के, अपने भाइयों का उत्साह और खुशी को देख के ये विश्वास हो गया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान एक बड़ी बहुमत के साथ आने जा रहा है और आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में मुसलमानों की अच्छी भागीदारी होगी। 10 विधानसभा नहीं, 5 विधानसभा हम आजमगढ़ के जिला। और लोगों अल्पसंख्यक जोड़ने के लिए आप लोग कितना मेहनत करेंगे? अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए मैं हर बूथ स्तर तक, हर गांव में खुद जाऊंगा। जहां तक भाजपा का 0 मिलता था, वहां मेरी पूरी गारंटी होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी का वहां से वोट निकलेगा जहां से 0 रहता था, और समाजवादी बसपा के मुंह पे एक बड़ा तमाचा मिलेगा। जिस तरह उन्होंने आजमगढ़ के मुसलमानों को छला है, आजमगढ़ का मुसलमान ये जान चुका है कि उनकी भलाई भारतीय जनता पार्टी में है और कहीं नहीं।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि सम्मान मेरा नहीं, उस मोदी और योगी सरकार का कीजिए जिनकी बदौलत अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमको आपको 370 मुक्त भारत मिला है। देश के गरीब गुरबा को भोजन की गारंटी मिली है। देश की आधी आबादी को धुआं मुक्त रसोई मिली है। दुश्मन को सबक सिखाने वाला राफेल मिला है। महात्मा गांधी की इच्छा अनुसार दलित समाज को देश का सर्वोच्च पद मिला है। हमको आपको अपने बल पर खड़े होने की प्रेरणा मिली है। जो नहीं मिला है वह अभी मिलने वाला है और जिनके नेतृत्व में भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यदि आपके मन में विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित देखने की इच्छा है तो मोदी और योगी को केवल 10 वर्ष और दीजिए। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद यशवंत सिंह आज 21 सितंबर मंगलवार को 65 वर्ष में प्रवेश किए हैं। इस वर्ष की शुरुआत उन्होंने अपनी मां श्रीमती कमला देवी का अपने घर में अलदेमऊ में पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण किया। वहां से वह चंद्रशेखर ट्रस्ट रामपुर जहानागंज आए और राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनसे उनके विचारों पर चलते रहने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर हरिहरपुर घराने के राष्ट्रीय ख्याति पात्र कलाकारों ने यशवंत सिंह की मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आपको बता दें कि लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति ने हर वर्ष की भांति चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार मार्च निकाला। कोरोना की वजह से यह मार्च चंद्रशेखर ट्रस्ट परिसर में निकाला गया और श्री चंद्रशेखर की प्रतिमा की परिक्रमा के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर दूर दूर से आए लोकतंत्र सेनानियों ने यशवंत सिंह अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। इसका नेतृत्व करते हुए लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि सूबे की सियासत में यशवंत सिंह हम लोकतंत्र सेनानियों के गौरव हैं। इस अवसर पर श्री सिंह को आशीर्वाद देने वाले लोकतंत्र सेनानियों में इटावा के सहदेव सिंह यादव, गाजीपुर के बाबूलाल यादव, उदय प्रताप सिंह, देवधारी यादव, राम आधार यादव, आजमगढ़ के डॉक्टर लालता प्रसाद यादव, पतिराम यादव, रमाकांत पांडे, भदोही के माया शंकर पासी आदि लोग उपस्थित रहे। उस आपातकाल की लड़ाई लड़ने वाले बड़े योद्धाओं में जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी थे और बहुत साथी जो यहाँ उपस्थित हैं बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। कोई इटावा से आया, कोई गाजीपुर से, कोई भदोही से और इस जिले के अगल बगल के लोग शामिल हुए हैं। सब लोग उस जमाने में जेल गए थे। उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी खत्म करना चाहती है और जो लोग गए थे वो इस मंशा से नहीं गए थे कि हमें पूंजीपति होना है और हमें आराम की जिंदगी जीना है या इस लड़ाई के बदले में कुछ मिलना। वो अलग बात है कि कोई मौका पा गया, कुछ हो गया, वो लोकतंत्र सेनानी की हैसियत से नहीं। लोकतंत्र सेनानियों ने तो केवल देश बचाने और देश बनाने के लिए संघर्ष किया था। उसके बाद जब कार्यकर्ता लोकतंत्र सेनानियों की आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर नगर पंचायत की सिरवा गांव निवासी रामबृक्ष वर्मा का आज सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि रामबृक्ष वर्मा अतरौलिया थाना क्षेत्र की सिरवा गांव निवासी हैं, जो वह शाम को किराने की दुकान से गरम मसाला लेकर साइकिल से अपने घर वापस आ रहे थे कि उधमपुर की तरफ से आ रही बोलेरो की जोरदार टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोग रोड पर जमा हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। भारी संख्या में लोगों को एकत्रित होते हुए देख पुलिस ने इसकी सूचना उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह को दी। वे मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन व सहायता राशि देने की बात कही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामबृक्ष के पास एक लड़का व 2 लड़की हैं। रामबृक्ष खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा था। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम तो सेम उन्हीं का नाम है। अच्छा हाँ, बताइए। रामबृक्ष वर्मा। कौन सा गाँव है? शेरवा। अच्छा, कैसे हुई घटना? ये बाजार से मसाला लेके जा रहे थे, सामने से उधर से बोलेरो वाला मारा। कौन थे? रामबृक्ष वर्मा। कितने बजे घटना है? 9 बजे 3 बजे लगभग। 3 बजे की। अच्छा, इस चक्का जाम भी हुआ था कि जो प्रयास था? प्रयास किए थे। एसडीएम ने कुछ आश्वासन दिया? एसडीएम भी आए थे? एसडीएम आए थे। क्या कुछ कहे वो? हाँ, लाश गई पोस्टमार्टम थाने पर लिख गए।
नहीं, कुछ आर्थिक मदद वगैरह के आश्वासन दिए कि नहीं? और तो आश्वासन दिए होंगे, उनके परिवार वाले लोग जानते होंगे, हम लोग दूर थे ना।